आज हमारी पार्टनरशिप की इस क्लास में एक क्वेश्चन जो कि किसी भी एक्ट का जो मेन कंसेप्ट है उसका दूसरे कंसेप्ट के साथ अंतर पूछना, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो वह देखा होगा आपने कि आपने जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में लिए तो उसमें उस सब्जेक्ट का नेचर बताने के बाद उस सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ अंतर पूछना, ये उसका सेकंड चैप्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल हर्ष, जैसे मान ले मैंने हिस्ट्री ली बीए फर्स्ट ईयर में, तो वहां पे पूछा गया कि भाई हिस्ट्री का क्या हिसाब है, और आगे चल के वहां ये भी पूछा जाता है दूसरे चैप्टर तीसरे चैप्टर में हर्ष, हिस्ट्री का अंतर बताओ पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री का अंतर बताओ ज्योग्राफी से, हिस्ट्री का अंतर बताओ सोशियोलॉजी से, हिस्ट्री का साइकोलॉजी से। मतलब एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ अंतर पूछते हैं। ये कॉमनली क्वेश्चन होता है हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं हर्ष? यस सर। सेम चीज इसमें एक्ट में भी हमने करी होड। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप की हम मेन एक्ट पढ़ रहे हैं पलक, और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई पार्टनरशिप का आप अंतर बताओ किसी ऐसे टॉपिक से जो पार्टनरशिप नहीं है पर कहीं ना कहीं वो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं। तो जब बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, प्रॉफिट लेते हो, लेकिन फिर भी वो पार्टनरशिप ना है, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? तो और ये भी जरूरी नहीं है कि वो व्यापारी करते हो लेकिन एग्री हो रहे हैं, दो आदमी राजी तो हो गए काम करने के लिए, पर वो बिजनेस ना कर रहे, बिजनेस तो कर रहे हैं पर प्रॉफिट ना ले रहे। तो ये एक मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं पलक जी, शुभम जी, कि कहां हम इकट्ठा काम करते हैं, कहां हम इकट्ठा काम नहीं करते, कहां हम बिजनेस करते हैं, कहां हम बिजनेस नहीं करते, कहां म्यूचुअल एजेंसी का रोल होता है, कहां म्यूचुअल एजेंसी का रोल नहीं होता है। तो सर इनके अंतर के लिए हमने बेसिकली 4-5 टॉपिक को चुना, जिसमें मैंने बोला आपको कि आपको अंतर बताना है पार्टनरशिप का कंपनी से, पार्टनरशिप का लीगल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्या बोलेंगे इसको हर्ष? शुभम? LLP। उसके बाद पार्टनरशिप का प्रोप्राइटरशिप से, पार्टनरशिप का ज्वाइंट हिंदू फैमिली से, पार्टनरशिप का को ओनरशिप से, इसका। तो सर क्या पार्टनरशिप के बारे में आप बता सकते हो कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है? शुभम? पलक? सर एक बार रिपीट कर दे क्वेश्चन। हमने बोला अभी हम आपको पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा रहे हैं, तो मैंने आपको 6-7 क्वेश्चन कराए, तो क्या पार्टनरशिप के फीचर्स को, डेफिनेशन को, काइंड को आप बता सकते हो शुभम जी? सर क्लियरली नहीं बता सकते, बाकी तो थोड़ा बहुत तो सर बता सकता हूँ, क्लियरली कोई बात नहीं। पार्टनरशिप का मतलब क्या है, किसे कहते हैं पार्टनरशिप, क्या करते हैं पार्टनरशिप? सर पार्टनरशिप एक मतलब कोई फर्म में अगर कोई दो व्यक्तियों द्वारा मतलब कि प्रॉफिट के लिए जो फर्म बनाई जाती है उसको पार्टनरशिप की कहते हैं, जो लाभ के लिए है बनाई गई है। वेरी गुड। और उसको चलाते कौन है?
चलाते सर बोथ पार्टनर चलाते हैं, दोनों पार्टनर की कंसर्न से चलाई जाती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पार्टनर बैठ जाए आराम से और एक पार्टनर काम करे? ऐसा भी संभव है? नो यस सर। सर। क्यों शुभम? विदाउट कंसर्न। क्या ऐसा संभव है एक पार्टनर ऑफिस में काम करे और एक पार्टनर फील्ड में काम करे? संभव है सर, ये यस संभव। सर। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि भाई एक पार्टनर के पैसे लग रहे हैं और एक पार्टनर काम को जानता है, तो एक पार्टनर आराम से बैठे और दूसरा पार्टनर उसके लिए काम करे? क्या ऐसा पॉसिबल है, संभव नहीं है शुभम? पॉसिबल है सर। तो लेकिन सारी बातें, बोलिए पलक। फिर वो मास्टर सर्वेंट वाला रिलेशनशिप हो जाएगा ना, पार्टनरशिप नहीं रहेगा ना, मास्टर एंड सर्वेंट। सर वो दोनों की कंसर्न से हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। कंसर्न हो अगर दोनों का मतलब वो कंसर्न मैच हो जाता है तब कर सकते हैं सर। शुभम जी रुको एक बार। पलक जी, मास्टर और लेकिन सर्वेंट लायबिलिटी में, तो ले। रुको सर रुको, आप तो रुको कम से कम। तो सर पलक जी, आपने मास्टर सर्वेंट बोल दिया वो एक बीच में वर्ड, तो मास्टर सर्वेंट के लिए क्या वे प्रॉफिट लेंगे आपस में पलक जी? नहीं सर। फिर कहां से हो गया इनका रिलेशन मास्टर सर्वेंट का? ओके समझ गया। तो सर सब कुछ सही चल रहा था, आपने मास्टर सर्वेंट वर्ड बोल के सारा उसका वो सीक्वेंस बिगाड़ दी। तो मास्टर सर्वेंट नहीं हो सकता पलक जी। ठीक है, मास्टर सर्वेंट जब होएगा जब उसकी कोई सैलरी होगी, तब वो उनका रिलेशन मास्टर सर्वेंट का बनेगा। इसमें सैलरी तो है ही नहीं, ये सैलरी वर्ड तो मैंने बोला ही नहीं कहीं ना, शुभम जी ने बोला। तो चलिए सर, बहुत अच्छा आप सबने बताया पलक जी, शुभम जी, कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। पार्टनर पलक जी, ये हैंड नहीं करना है, अगर पॉसिबल हो सके तो कैमरा ऑन करना है। तो सर अब हम बात कर रहे हैं इसका बाकी विधा से अंतर। उसके लिए हर्ष, पहले हम आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई इसका सामान्य मतलब बताओ। तो सर आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संदीप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसके बारे में बताओ कुछ, 2 लाइन 3 लाइन जो भी आपको पता है। सर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो होता है कि जिसके अंदर आना का एक फैमिली के मेंबर्स मिलके अपना खुद का काम करते हैं। उसको जैसे कोई दूध का काम है या फिर कोई वही जैसे किसी की फोटोग्राफी का काम है, लेकिन 8-7 फैमिली के मेंबर ही मिलके अपनी उस काम को करते हैं। वो ज्वाइंट हिंदू ठीक है फैमिली शुभम, यहाँ बिजनेस तक, काउंट किया जाएगा। यहाँ तक ठीक है शुभम? जी सर, मतलब कोई अब भी ये, फैमिली के साथ काम करती है। अभी रुको सर, अभी रुको। अब ये बता दो शुभम कि इसमें पार्टनरशिप के कौन से फीचर है? कोई है इसमें फीचर ऐसा? जी सर। बताओ कौन सा है सर मतलब इसका पार्टनरशिप का जो क्लॉज 4 है सर, भागीदारी, मतलब वो इससे रिलेटेड है, क्योंकि वो जब उससे लाभों का अंश निर्धारण करने के लिए भागीदारी का जरूरी हो। ठीक है यहाँ तक तो, पर ऐसी चीज बताओ जो पार्टनरशिप की इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में नहीं होती। चलो ऐसे बताओ अब उल्टा। जो इसमें नहीं होती सर, क्या लाभों। आपने आपने बोला शुभम पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है, जी सर। तो क्या ज्वाइंट हिंदू फैमिली में एग्रीमेंट होता है हर्ष? नो। नो सर। जो उसमें पार्टनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। क्या ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है हर्ष? नो।
नो अगर सर। कोई व्यक्ति पैदा हो जाता है तो क्या पैदा होने से वो पार्टनरशिप में मेंबर बन जाएगा हर्ष? नो सर। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, सर बाय बर्थ। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में पैदा होती ही बन वो जाएगा उस सर। फैमिली का, वो उस बिजनेस का मेंबर बन सकता है। ठीक है, अभी डिटेल नहीं बता रहा, अभी मैं आपको एक हल्का सा अनुमान बता रहा हूं जिससे कि आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाए। ठीक है शुभम, यहां तक? जी सर। चलिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं संदीप जी, पलक जी, सिमरन जी, गनिया जी, कि पार्टनरशिप टोटली बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का तो पूरा चैप्टर पढ़ाया है ना अभी मैंने आपको एक हफ्ते। जबकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एग्रीमेंट वाला, मरने वाला, जीने वाला, वहां उससे कोई लेना देना नहीं है। वहां तो परिवार के जितने सदस्य हैं उन सबको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में काम करने वाला, हिस्से करने वाला, प्रॉफिट लेने वाला माना जाता है। उनका एग्रीमेंट से कोई लेना देना है, उनका उस बर्थ से लेना देना है, डेथ से लेना देना है, ये मैं बोलना चाहता हूं शुभम। ठीक है, अभी डिटेल में बताऊंगा, अभी बस इनिशियली मैं आपको वर्ड का मीनिंग बताना चाह रहा हूं शुरू में। हर्ष सर एक क्वेश्चन, सर एक बोलो। क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दे सर। मैंने बताया तो ठीक है सर, जैसे आपने कहा कि एग्रीमेंट ज्वाइंट फैमिली में नहीं होता, बट मैंने सम केसेस ऐसे देखे हैं कि जहां पे ज्वाइंट फैमिली में भी एग्रीमेंट होता है कि आप इतना इतना चीजें करार के अनुसार आप काम करने के बाद इतना देना पड़ता है, चीजें पहले से वो लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं सर, ऐसा वो पॉसिबल फिर है? डिटेल वो तो देखना पड़ेगा, वो तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखना पड़ेगा कि आप किस क्वेश्चन को रेज करना चाह रहे हो। मतलब हमने तो आपको ब्रॉड सेंस में बोला है, हाँ वो सामान्य तौर पे सही बोला ज्वाइंट सर। हिंदू फैमिली में कोई एग्रीमेंट नहीं होता। हाँ लेकिन मैं पर्टिकुलर जैसे कुछ सम केसेस मैंने देखे जिसमें उनका मैंने रच किया। वो तो फिर पूरा जब आप समस्या हमें बताओगे तो फिर वो डिपेंड करेगा कि भाई वेदर इट इज ए पार्टनरशिप और वेदर इट इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली। जहां तक आप बात कर रहे हो तो वो एक डिटेल का विषय है, वो उस पर हम बात करेंगे। जो कर्ता होता है ना, वहां पे शुभम जो कर्ता की पोजीशन है ना, जी कर्ता जो होता है वो जाके किसी दूसरे के साथ एग्रीमेंट करके बिजनेस कर सकता है। बट विद इन द पार्टनर, बट विद इन द ज्वाइंट हिंदू फैमिली उनका आपस में एग्रीमेंट करके बिजनेस करना एज ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली शायद संभव नहीं है। थोड़ा सा इसमें और हम आपको डिटेल शेयर करेंगे, पर अभी नहीं करेंगे, अभी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ओके सर, सर कोई नहीं, बाद में हम हाँ वहां पे कर्ता की पोजीशन एक अलग लेवल पे चली जाती है, वो एग्रीमेंट करके नहीं सर, वो थोड़ा सा मैं एज ए सिचुएशन मैंने देखा तो इसलिए क्वेश्चन मैंने राइज कर दिया चीजें। नहीं वो होता है, मैंने बोला, मैंने भी आपको डिटेल शेयर करी थोड़ी सी। ठीक सर। तो चल उसके बाद हर्ष आपने सुना है बेटा एक वर्ड प्रोप्राइटरशिप, ये वर्ड सुना है आपने किसी ने हर्ष? यस सर। क्या मतलब होता है, कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा बताओ। इट मींस अ सोल ओनर, नो अदर पर्सन इज द ओनर, ओनली वन पर्सन इज द ओनर। अच्छा, तो क्या इसके लिए कोई कानून बना हुआ है प्रोप्राइटरशिप का, कोई कानून? नो सर। ठीक है, जबकि पार्टनरशिप का कानून बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट। ऐसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कोई कानून बना हुआ है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, वो हिंदू अनकोडिफाइड हिंदू लॉ से गवर्न होती है। हर्ष ज्वाइंट हिंदू फैमिली बोल रहा हूं मैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोल रहा हूं मैं। मैरिज पे तो कोडिफाइड लॉ है, अडॉप्शन पे तो कोडिफाइड लॉ है, ठीक है, बट सक्सेशन पे कोडिफाइड लॉ है। बट क्या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे कोडिफाइड लॉ है?
कर्ता पे कोडिफाइड लॉ है नहीं है सर, जबकि पार्टनरशिप पे कोडिफाइड लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट। ये मैं बोलना चाहता हूं। चलिए सर, तो हर्ष ने बोला प्रोप्राइटरशिप का मतलब है वो बिजनेस जिसको एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसमें किस लॉ से ये रेगुलेट होता है इसमें इसका कोई जिक्र नहीं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको संदीप? पलक? हाँ जी सर। प्रोप्राइटरशिप में कोई किसी लॉ से रेगुलेट नहीं है, सिंगल व्यक्ति के काम करने की बात कही गई है, जबकि पार्टनरशिप में एक से ज्यादा व्यक्तियों के बिजनेस करने की बात कही है, जिसमें कि एग्रीमेंट का होना आवश्यक है। और सिंगल व्यक्ति का तो एग्रीमेंट से कोई लेन देना है ही ना भाई। यहां तक समझ में आ गया सिमरन जी? यस सर। चलिए, उसके बाद हमने आगे बोला को ओनरशिप। तो बताइए को ओनरशिप के बारे में गुनिया जी, GANIYA, या शिवदत्त जी बताइए, संदीप जी आप बताइए। सर ये को ओनर वो जो सोल ओनरशिप ही होता है। को ओनर को तो है एक से ज्यादा व्यक्ति अच्छा मिलके। ओके। बोलो हर्ष। सर कोनर मतलब इनका एग्रीमेंट नहीं होता, इनका आपस में बिजनेस करने के टाइम इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता पार्टनरशिप की तरह। ये अगर कोई बिजनेस नहीं, पहले मैं मीनिंग समझना चाह रहा हूँ सर। को ओनर का मतलब होता है कि ओनर के साथ वाला जो ओनर है उसके साथ वाला सर एक और कोई पर्सन। भागीदारी सर, सहभागीदार। हिंदी में शुभम ने बोला सहभागीदार। मतलब एक प्लॉट है, अब वो हर्ष के नाम है, हर्ष ने वो प्लॉट आधा प्लॉट बेच दिया संदीप को, तो आधा प्लॉट किसका हो गया? संदीप का। और आधा प्लॉट किसका रह गया? हर्ष का। तो अब टोटल उस प्लॉट के दो ओनर है, आधे का हर्ष और आधे का संदीप। तो ये दोनों अगर जब तक पार्टीशन ना करवाएं हर्ष, तो क्या कहलाएंगे? को ओनर। ठीक है, अब आपने अभी बताना है मेरे को कि पार्टनरशिप में क्या किया जाता है। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने के लिए हम एक से ज्यादा व्यक्ति सहमति बनाते हैं ताकि कोई प्रॉफिट लिया जा सके, और उस बिजनेस को या तो हम सब करते हैं या औरों के ब्याह पर हम करते हैं। सिंपल है यहां तक शुभम? जी सर। लेकिन एक जगह के दो मालिक है, तो उसमें कहीं एग्रीमेंट का रोल है, कहीं एक दूसरे के साथ बिजनेस करने का रोल है, कहीं प्रॉफिट एक दूसरे के लिए उस प्रॉपर्टी से शेयर लेने का रोल है। नो सर। नो सर। तो इस तरह से वो पार्टनरशिप से अलग है। पार्टनरशिप का एक्ट बना है पार्टनरशिप एक्ट, जबकि को ओनरशिप का कोई एक्ट नहीं है। ये मैंने बोला, ना ही एग्रीमेंट होता है, ना ही एक ओनर हर्ष के ब्याह पर संदीप काम करता है या संदीप के ब्याह पर हर्ष काम करता है, ऐसा नहीं होता सर। जबकि पार्टनरशिप में संदीप के ब्याह पर हर्ष काम करता है, हर्ष के ब्याह पर संदीप काम कर सकता है। ये मैंने अंतर बताना चाहा। अभी मैंने 3 वर्ड को समझाने की कोशिश करी। एक आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस,
एक आपका प्रोप्राइटरशिप, एक आपका को ओनरशिप। यहां तक ठीक है शुभम? जी सर। बोलिए संदीप। सर मैं बात कर सर रही हूँ। सर मैं संदीप ने भी हैंड रेज किया। पलक एक मिनट रुको। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो को ओनर कैसे होंगे? जब एक बंदे ने अपना प्लॉट किसी और को बेच दिया तो वो तो फिर सेपरेट ओनर हो गए ना दोनों, अपने अपने हिस्से के। जैसे सर हर्ष अपने हिस्से का हो गया। ज्वाइंट हिंदू फैमिली ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेच देंगे जब तो वे ज्वाइंट उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी के तो कॉर्नर ही बनेंगे ना सर। यस सर, सॉरी। मैंने बीच में वर्ड यूज किया बार बार। एक खेत में आपने डिमार्केशन नहीं करवाई बल्कि उसको रैंडमली खरीद लिया, तो आप भी उसके मालिक होगे ना। या इसको आप ऐसे बोल सकते हो हर्ष कि एक आदमी के 2 लड़के थे, अब वो आदमी गुजर गया तो प्रॉपर्टी किस में चली जाएगी? दोनों लड़कों में सर, दोनों खेत में। 2 बन जाएंगे ना भाई। दोनों तो पार्टनर होते हैं। वो था पार्टनर नहीं, वो था कॉल्ड कोनरशिप, को ओनर। ठीक है हर्ष, यहां तक थोड़ा बहुत? बोलिए पलक जी। सर एक माइनर कॉर्नर हो सकता है क्या? वो तो बहुत टेक्निकल पे चले गए पलक जी, अभी यहाँ ये इशू नहीं रेज किया जा सकता, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ओके सर। एंड सर हाँ हाँ, पार्टनरशिप एक्ट में कुछ ऐसा मिनिमम दिया हुआ है कि मैक्सिमम इतने ही लोग पार्टनरशिप में आ सकते हैं या मिनिमम इतने ही लोग आ सकते हैं? वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, पर मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। बोलिए शुभम। सर जैसे कि पलक ने जो क्वेश्चन रहा कि को ऑनर सम जगहों पे हो सकता है सर। सर मैंने ये बोला कि राइट नाउ इस पॉइंट पे हम बहस नहीं कर सकते, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। कोई इसका सीधा आंसर नहीं है पलक जी, और ओपिनियन देने का यहाँ भी पॉइंट बनता नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ शुभम। ओके सर। हाँ हाँ, चलिए सर, नहीं तो फिर हम अपने विषय से भटक जाएंगे फिर। उसके बाद अभी मैंने अगला वर्ड यूज पूछा आपसे, कंपनी। तो कंपनी के बारे में बताइए सिमरन जी, कंपनी क्या होती है? गुनिया जी बताइए, सबिया जी बताइए, शिवदत्त जी बताइए। कंपनी में आप, कंपनी के बारे में आप क्या बोलोगे? कंपनी कैसी होती है, क्या स्टेटस होता है, कौन सा एक्ट उसे गवर्न करता है, वगैरह वगैरह। सर कंपनी एक्ट से गवर्न होती है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। ठीक है, और सर शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, बताओ हर्ष। सर कंपनी जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने मेंबर्स से, और उनकी जो लायबिलिटी होती है, जितना उन्होंने शेयर होल्ड किया होता है उतनी तक की उनकी लायबिलिटी होती है सर। ठीक है, और इसमें मेंबर्स की लिमिटेशंस भी होती है सर कि इतने तक के मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। और कंपनी कंपनीज आप एक्ट ये बता दो, कंपनी ये बता दो पार्टनरशिप कैसे बनती है हर्ष? सर कॉन्ट्रैक्ट से बनती है वो। एग्रीमेंट से बनती है। क्या कंपनी एग्रीमेंट से बनती है या कानून से बनती है? सर लॉ से बनती है। लॉ से बनती है। पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट बनाया है? सब पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट 1932। और लोग कंपनी के लिए कौन सा एक्ट बना है बेटा पलक? कंपनी एक्ट साल साल बताओ, साल। 1956 सर। कंपनी शायद एक्ट 2013 है। पलक ने बोलने दो एक बार, दिखा। बोलिए पलक जी। 2013। या ओल्ड कंपनी एक्ट 1956 संदीप, बट द न्यू कंपनी एक्ट
2013। ठीक है, तो हर चीज हमने कुछ आपको बताने की कोशिश करी कि कंपनी, आपने बताया हमें कि कंपनी नॉट क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट, इट इज क्रिएटेड एज पर लॉ एंड अंडर द एक्ट, कंपनी एक्ट 2013, whereas on the other side partnership create by agreement under the पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है शुभम, यहां तक है? जी सर। अगला जो पॉइंट है वो हमारा आज का है लास्ट पॉइंट, कॉल्ड LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसके LLP के बारे में बताइए संदीप। सर LLP में इसमें जो पार्टनरशिप, इसमें लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। कुछ और बताओ। मतलब इसमें फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप के भी और कंपनी के भी, दोनों के फीचर्स होते हैं। अच्छा चलिए, अब ये बता दीजिए अंतर, जैसे हम बोल रहे हैं बेटा, मैंने आपको बताया था शुरू में हर्ष शुभम कि पहले हमने पार्टनरशिप के फीचर ध्यान करने, जैसे ही आपने पार्टनरशिप के फीचर याद आए तो आप देखिए क्या LLP में वो है, आप देखिए क्या कंपनी में वो है, आप देखिए क्या वो हिंदू फैमिली में है, वो क्या वो को ओनरशिप में है, क्या वो प्रोप्राइटरशिप में है। अगर नहीं है तो उससे आपको अंतर बताना है। बोले शुभम। सर वही सर आप जो बता रहे हैं वही है कि उनकी लिमिटेशन, मतलब लिमिटेशन, उनकी क्राइटेरिया कहाँ तक है, क्या कर सकते हैं, उनका दायित्व कितना, वही बताया जाता है सर। ठीक है, हर्ष आप बताओ कुछ थोड़ा। सर ये जो है LLP है, ये LLP एक्ट 2009 से गवर्न होता है और ये हमारा पार्टनरशिप एक्ट इसका अलग है। प्लस ये हमारा LLP भी हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी है और वो हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। प्लस इसके अंदर जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। प्लस इसका जो नेम का है, नेम तो जैसे पार्टनरशिप में सब मिलके डिसाइड करते हैं, बट यहाँ पे नेम के बाद एक मैंडेटरी कंडीशन है कि LLP लिखना कंपलसरी है। चलिए सारी चीज बता दी हर्ष, तो एक ही वर्ड यूज ना करा, बस बाकी सब कुछ बता दिया। सर मैंने बार बार बोला कि सर पहले पार्टनरशिप को पकड़ो। द पार्टनरशिप कीवर्ड इज एग्रीमेंट, बट जैसा मैंने कंपनी के बारे में बोला, कंपनी इज क्रिएटेड बाय ए लॉ, सेम LLP is not created by agreement, LLP is also created by law, and the name of the act LLP Act 2008, 9 नहीं बेटा हर्ष, 2008 LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये मैं बोलना चाहता हूं। चलिए सर, पलक जी, क्या अब जब आपसे कोई अंतर पूछा जाएगा पार्टनरशिप से, तो अगर कुछ भी समझ में आपके ना आए, पलक जी, सिमरन जी, साबिया जी, शुभम जी, संदीप जी, हर्ष, शिवदत्त, बाकी जो है भाई गुनिया जी, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है ना सेक्शन 4 में, उसको बोल दो, और उसको बोलने के बाद फिर देखो कि दूसरी जो आपसे सवाल पूछा गया क्या वो चीज उसमें है। हर्ष, मैंने बोला कि पार्टनरशिप बोलता है एग्रीमेंट, एक से ज्यादा व्यक्ति, बिजनेस, प्रॉफिट और म्यूचुअल एजेंसी। पलक जी, कंपनी में क्या ये सारी चीज है? एग्रीमेंट से नहीं होता, बिजनेस तो होता है, प्रॉफिट के लिए भी होता है, पर क्या वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं? नहीं, नहीं सर, वो सब प्रॉफिट अपने हिस्से तक के लिए लायबल होते हैं, डायरेक्टर वगैरह वहां पे काम करते हैं।
दूसरा उसका एक्ट अलग है, उसका एक्ट अलग है। यही एलएलपी के बारे में। और आपने पार्टनरशिप में देखा कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के तरीके 39 टू 44 में बताए हैं। कंपनी कैसे डिसॉल्व होगी शुभम, कौन करेगा? मतलब सर जो उसके पार्टनर होंगे, एक पार्टनर अगर होगा तो मतलब वो कंपनी सर, कंपनी लिक्विडेटर के थ्रू सर। लिक्विडेटर का रोल जब आता है जब कंपनी दिवालिया हो जाए बेटा। हर्ष सर एनसीएलटी जाके करवानी पड़ेगी कंपनी में। हाँ, दो तरीके हैं उसके हर्ष। इधर एनसीएलटी, एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड, जो उनकी रेगुलेटिंग बॉडी है, या डिस्प्यूट की रेगुलेटिंग बॉडी है, सॉरी, जहां डिस्प्यूट अराइज होते हैं। उनकी पेरेंट बॉडी कौन सी है हर्ष कंपनी के लिए? एनसीएलटी अपलेट में, वो तो डिस्प्यूट के लिए बेटा। कंपनी के लिए पेरेंट बॉडी है बेटा बी वो है बोर्ड ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी। उनकी पेरेंट बॉडी है आरओसी कंपनी के लिए। कैसे है आरओसी बेटा? कि अगर आपने कंपनी बनाई तो उसको क्या करवाना पड़ेगा आपको? रजिस्टर्ड। वो सारा पेपर कहाँ होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है यहां तक शुभम जी? जी सर। हाँ, तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल पिक्चर देने की कोशिश करी। अभी मैंने ईच हर का अंतर एक साथ नहीं बताया। अभी मैंने पहले 40 मिनट ओवरव्यू दे दिया एक तरह से। इसका मोटा मोटा फायदा ये है पलक जी कि अब आपसे कोई भी अंतर पूछे पार्टनरशिप का, तो पहले आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन या पार्टनरशिप एक्ट में दिए गए उसके और फीचर, उनको बताओ पहले, और फिर उन फीचर को देखो कि जिससे आप अंतर करना चाहते हो क्या वो उसमें है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको अंतर अपना आप समझ में आ जाएगा शुभम, पकड़ में आ जाएगा। ये मेरा दावा है। ठीक है यहां तक संदीप? ठीक है शुभम? जी सर। हर्ष, पलक, साबिया? यस सर। हाँ जी सर। यस चलिए, अब जो है अब हम इसको कंक्लूड करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अब आप इसको लिख सकते हो शुभम, संदीप, पलक, हर्ष और बाकी भी। तो सर आपको लिखने के लिए पहले एक पेज में टाइटल लिखने हैं, 3 लाइन खींचनी है एक पेज में। स्टार्टिंग में टाइटल, उसके बाद दूसरे ब्लॉक में पार्टनरशिप, उसके बाद तीसरे ब्लॉक में कंपनी, और आखिरी ब्लॉक में एलएलपी। और तो कोई ब्लॉक नहीं बचा आप एक पेज में हर्ष? शुभम? नो सर। एक पेज में मैंने बोला 3 लाइन लगाओ। उसमें पहले कॉलम में टाइटल, शीर्षक, फिर
बचे हुए 3 कॉलम में पहला पार्टनरशिप, फिर कंपनी, फिर एलएलपी। ठीक है यहां तक पलक? यस सर। अब पहला अंतर मैं आपको अंतर बता रहा हूं पार्टनरशिप का, किसके साथ हर्ष? कंपनी और एलएलपी के साथ। मैं इकट्ठा अंतर लिखवा रहा हूं शुभम। मैं आपको पार्टनरशिप का कंपनी के साथ, पार्टनरशिप का एलएलपी के साथ, कंपनी का एलएलपी के साथ, सबका अंतर एक दूसरे के साथ बता रहा हूं। ठीक है हर्ष यहां तक? पहला अंतर, पहले अंतर आपने देखना है। पहले अंतर का ग्राउंड क्या है हर्ष? लो, बेरेक्ट। तो सर पार्टनरशिप का बेरेक्ट का नाम क्या है पलक? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये लिख लो, पहला अंतर बता रहा हूं, ये लिखो पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी में क्या लिखोगे हर्ष? सर कंपनीज एक्ट 2013। और एलएलपी में क्या लिखोगे? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो पहला अंतर मैंने ये लिखवाया आपको। यहां तक ठीक है पलक, शुभम, संदीप? चलिए दूसरा अंतर, क्रिएशन। क्रिएट कैसा होता है? तो पहला कॉलम में क्या है हर्ष? मैंने ग्राउंड बताया क्रिएशन, दूसरा टाइटल है, दूसरा ग्राउंड है क्रिएशन। पहला कॉलम में क्या है? पार्टनरशिप, दूसरे में कंपनी और तीसरे में एलएलपी। तो क्रिएशन में क्या लिखना है हर्ष आपने? सर एग्रीमेंट। पहले में लिखना है बाय एग्रीमेंट, कंपनी वाले कॉलम में लिखना है बाय लॉ, और एलएलपी वाले कॉलम में लिखना है बाय लॉ। यहां तक समझ में आ गया पलक जी? यस सर। तीसरा ग्राउंड है नेम, नाम। पहला कॉलम पार्टनरशिप का, दूसरा कॉलम कंपनी का, तीसरा कॉलम एलएलपी का। यहां तक ठीक है पलक, संदीप? तो हर्ष बताओ पार्टनरशिप का नाम आप क्या लिखोगे? सर which is mutually decided by all the partners. एज यू विश, एज यू चॉइस। तो वो यहां लिखो पहले कॉलम में बेटा, पार्टनरशिप वाले कॉलम में। कंपनी वाले में क्या लिखना पड़ेगा उसका नाम बेटा? कि नाम तो आप कुछ भी लिख लो, पर अगर तो आप प्राइवेट कंपनी है तो लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा हर्ष? सर पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो सर कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, फिर लिमिटेड। जो भी नाम रखोगे, जो भी नाम होएगा लिमिटेड। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड। लास्ट में और एलएलपी में क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में हमें शुभम? एलएलपी के नाम के आखिर में हमें क्या लिखना पड़ेगा हर्ष? एलएलपी। सर नहीं। हैंड रेज करना है पलक जी, कैमरा ऑन करना है।
उसके बाद चौथा ग्राउंड है डीड, कन्वेंस डीड। तो पार्टनरशिप की डीड को हम क्या बोलेंगे? पहला ग्राउंड पार्टनरशिप ग्राउंड है डीड और पहला कॉलम है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के लिए जो डीड बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे हर्ष? सर पार्टनरशिप डीड। और कंपनी के लिए? सर कंपनी के लिए क्या कंपनी कंपनी डीड बनेगी बेटा हर्ष? नो सर। एक मिनट, क्या कंपनी के लिए कंपनी डीड बनेगी या कुछ और बनेगा हर्ष? सर कुछ और बनता है उसके लिए। क्या बनेगा? सर उसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। तो उसके लिए बेटा दो चीज बनानी पड़ेगी कंपनी के डायरेक्टर वगैरह को, मीमो ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एलएलपी जो हम बनाएंगे उसके लिए उस डीड को क्या बोलेंगे संदीप? आइडिया नहीं है सॉरी सर, आइडिया नहीं है सर। पार्टनरशिप डीड हो गई, मीमो ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के लिए, और एलएलपी के लिए एलएलपी एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे उसको हर से? एलएलपी एग्रीमेंट। उसके बाद शुभम जी आपके सवाल का आंसर आ रहा है। पार्टनरशिप में कितने मेंबर हो सकते हैं शुभम जी? So 2 more than minimum 2 or more than 5, 10. इसमें लिखा हुआ है जी मिनिमम 2। एक तो कर नहीं सकता एग्रीमेंट, और 20 का इन्होंने जिक्र किया हुआ है। जी सर 20 तक है। आप मेरे को करेक्ट कर सकते हो अगर कोई आपको कोई मिले तो कंटेंट। मिनिमम 2 और ज्यादा से ज्यादा 30 लिखे हुए। 20. कंपनी के केस में क्या कितने मेंबर होंगे पलक? संदीप? कितने भी हो सकते हैं ना सर। मिनिमम तो एक होगा सर, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। जैसे एक मेंबर कंपनी होती है, ठीक है, और शुभम? सर मिनिमम कंपनी में 5 हो सकते हैं, मैक्सिमम मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है। पलक? मिनिमम एक हो सकता है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। हर्ष? पब्लिक सर ये पब्लिक और प्राइवेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। पब्लिक कंपनी में तो मैक्स कोई लिमिट नहीं होती, बट प्राइवेट में मैक्स होती है 50। तो सर शुभम जी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंशिएट किया गया है, जैसा कि इसका टाइटल पे भी मैंने बोला था। पब्लिक कंपनी के टाइटल पे लिमिटेड वर्ड होगा सिर्फ, जबकि प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होगा आखिर में। नंबरिंग की जहां बात करें शुभम, तो पब्लिक के लिए पब्लिक कंपनी आप बनाना चाहते हैं ना शुभम? जी सर। तो मिनिमम 7 मेंबर और मैक्सिमम की कोई लिमिट ना है। जी सर। अगर आप सरकारी कंपनी बनाना चाहते हो तो, मतलब पब्लिक के लिए कंपनी बनाना चाहते हो तो, और प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो पलक, तो मिनिमम है 2 और मैक्सिमम है 50। अगर कुछ आपको कोई और कंटेंट मिले तो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है? यहाँ तक सर पब्लिक के लिए 7 है सर। पब्लिक में मैंने बोला मिनिमम 7 और मैक्सिमम की लिमिट ना है। वही सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूज थे, वही ठीक है। और प्राइवेट में मिनिमम 2 है हाँ सर। और मैक्सिमम की 50। एलएलपी में क्या है पोजीशन? वहाँ कोई ऐसी लिमिट नहीं है। मिनिमम तो चाहिए 2। हाँ मतलब मिनिमम
तो मिनिमम 2 है और मैक्सिमम की कोई लिमिट ना है। अब इसके बाद क्या अगला ग्राउंड है अंतर का? हर्ष, पलक, पुनिया, साबिया, आराध्या, राघव जी, आराध्या जी। हाँ जी सर। कहाँ से? चंडीगढ़ से सर। पहले भी ज्वाइन किया है? हाँ जी सर। रेगुलर नहीं हो? नो सर, रेगुलर नहीं हूँ जी। प्रैक्टिस करते हो? हाँ जी सर। चलिए फिर क्या कहें, फिर आपको प्रैक्टिस करते तो उसको तो हम कुछ बोल नहीं सकते। थैंक यू सर। एनीवे अगला जो ग्राउंड है अंतर का बेटा वो है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन। क्या पार्टनरशिप हमेशा रहती है? नो। कंपनी हमेशा रहती है? यस। एलएलपी हमेशा रहती है? यस। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं हर्ष कि पार्टनरशिप लीगल एंटिटी नहीं है, कंपनी लीगल एंटिटी है, एलएलपी लीगल एंटिटी है। जैसे मैंने पहले समझाया था पढ़ाई में, लीगल एंटिटी के लिए उसके पास प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने का राइट, कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट, हमेशा अलग आइडेंटिटी का राइट अगर है तो वो लीगल एंटिटी है, नहीं तो नहीं है। रजिस्ट्रेशन का अगला ग्राउंड है अंतर का बेटा संदीप, रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है शुभम? नहीं सर। कंपनी के लिए जरूरी है कौन करेगा? सर, जो मतलब निरीक्षक है, जो गवर्नमेंट द्वारा अथोराइज किया निरीक्षक होता है वो रजिस्ट्रार। अभी तो बोल रहा था मैंने, अभी बोल रहा था हर्ष। बाय लॉ। सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सर, आरओसी, आरओसी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, वहां कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। हिंदी में मैंने पढ़ा था निरीक्षक द्वारा सर, बस वो नहीं मालूम था मुझे, निरीक्षक द्वारा जो कोई बात नहीं, रजिस्ट्रार निरीक्षक द्वारा किया जाता है ये पढ़ा था मैंने। कंपनी का निरीक्षक, ये वर्ड तो बोलना ही पड़ेगा ना भाई। सर वही। और एलएलपी को हर्ष रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी, वहां रजिस्ट्रेशन इसका जरूरी है। उसके बाद डिजोल्व कैसे की जाएगा? डिजोल्यूशन का एक ग्राउंड पलक। पार्टनरशिप की डिजोल्यूशन 39 से 44, कंपनी की डिजोल्यूशन या तो एनसीएलटी या उसके डायरेक्टर वॉलेंट्री अगर खत्म करना चाहें तो। सेम एलएलपी को या तो अपनी मर्जी से या वही सेम एनसीएलटी। आगे है बेटा लाइबिलिटी डिफरेंशिएट करने का ग्राउंड, लाइबिलिटी। अभी कल ही हमने एक सेक्शन पढ़ा था अगर ध्यान है तो शुभम। पार्टनरशिप में पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है शुभम जी? पढ़ा नहीं हूँ लेकिन आई थिंक इक्वल होती है लाइबिलिटी। ठीक है संदीप। सर पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी उसकी
सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, और यदि वो रुको पब्लिक रुको नोटिस। रुको, सर्कमस्टेंस कहाँ से आ गया भाई? संदीप, हर्ष, दो पार्टनर है और शुभम से उन्होंने पैसा ले रखा है, तो जिम्मेवार कौन होगा? संदीप? दोनों। दोनों होंगे। और दोनों होंगे, और हर्ष अलग से भी होगा, अलग से भी होगा हर्ष? संदीप अलग से नहीं भी होगा? नहीं सर। अगर हर्ष पैसा ना दे तो संदीप नहीं देगा? फिर देगा सर। फिर यस क्या मतलब हुआ इसका हर्ष? अलग भी वो होगा, अगर दोनों में से कोई एक मुकर जाता है तो दूसरे लायबल होता है। हर्ष, इसका मतलब पार्टनर ये की हुआ कि लायबिलिटी पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है सर। अनलिमिटेड नहीं सर, कल हमने पढ़ा था पार्टनर्स की लायबिलिटी ज्वाइंटली एंड सेवरली होगी। संदीप और हर्ष इकट्ठे भी जो है शुभम के लिए लायबल हैं, और संदीप जैसा पार्टनरशिप में लिखा हो है उतना, और हर्ष जैसा पार्टनरशिप में लिखा हो है उतना। अपने लिए भी व्यक्तिगत तौर पे भी जिम्मेवार होंगे वे, और इकट्ठे तौर पे भी वो जिम्मेवार होंगे शुभम के लिए, ज्वाइंटली एंड सेवरली। जबकि कंपनी में हर शेयर होल्डर कितने के लिए लायबल रहता है हर्ष? सर जितना उसका शेयर होता है कंपनी में उतने परसेंटेज पे ले लायबिलिटी। लिमिटेड। और एलएलपी में सर उसमें भी लिमिटेड। तो कंपनी और एलएलपी में लिमिटेड रहेगा बेटा, जबकि पार्टनरशिप में ज्वाइंटली एंड आल्सो सेवरली। ठीक है यहां तक? उसके बाद रिलेशनशिप, अगला जो उनका अंतर करने का ग्राउंड है, रिलेशनशिप। पार्टनरशिप में एक पार्टनर एजेंट होता है, किसका संदीप? सर फर्म का। एक पार्टनर फर्म का एजेंट के तौर पे काम करता है, और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का संदीप? सर वो एजेंट भी हो सकता है और पार्टनर भी, वो उसकी लाइफ। पार्टनर तो है ही वो, वे आपस में जी पार्टनर तो है ही सर। क्या एक पार्टनर दूसरे का एजेंट हो सकता है? हो सकता है सर। बोलो बोलो एक बार शुभम। जी सर, हो सकता है सर, आप अभी इसके पहले बताए। हर्ष बोलो। यस सर, पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। हाँ, तो मैंने डेफिनेशन में ही बताया बेटा कि रिलेशन है, बिजनेस करना है, प्रॉफिट के लिए करना है, सभी काम करेंगे या कुछ व्यक्ति काम करेंगे दूसरे व्यक्तियों के लिए। इट मीन्स द पार्टनर इज एजेंट ऑफ नॉट ओनली अगेंस्ट द फर्म बट आल्सो एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर आल्सो। क्या ये सिचुएशन डायरेक्टर की शेयर होल्डर के प्रति होती है हर्ष? नो सर। डायरेक्टर एजेंट होता है किसका हर्ष? एजेंट के तौर पे काम करता है, सॉरी, कंपनी का। ओनली कंपनी, नॉट शेयर होल्डर। एंड सेम एलएलपी में पार्टनर एजेंट होता है सिर्फ एलएलपी का,
क्योंकि उसकी जिम्मेवारी बेटा कितनी है, लिमिटेड। सो पार्टनर इज ओनली एजेंट ऑफ द LLP, नॉट अदर पार्टनर इन LLP। लीगल रेमेडी, अगर कोई कंपनी गलत काम करती है, LLP गलत काम करती है, पार्टनरशिप गलत काम करती है, तो वो क्या कोर्ट जा सकती है? अगर कोई थर्ड पार्टी गलत काम करता है तो क्या वो कोर्ट जा सकते हैं? जी सर उनके पास राइट है। लीगल रेमेडी क्या है, ये मैं पूछना चाहता हूं। पार्टनरशिप के पास लीगल रेमेडी क्या है, कंपनी के पास लीगल रेमेडी क्या है, LLP के पास लीगल रेमेडी क्या है? बोलिए। पार्टनर के पास लीगल रेमेडी है, अगर मतलब वो रजिस्ट्रेशन कराया रहता है, अगर उसके साथ मतलब कि वो रहता है, तब वो जा सकता है उसके थ्रू। और कंपनी में कंपनी का जो रजिस्टर्ड मतलब निरीक्षक द्वारा अगर वो रजिस्टर्ड है, तब वो अगेंस्ट उसके जा सकता है अगर किसी प्रकार की। और LLP में आता है कि आप अगर वो भी रजिस्टर्ड है, तो तीनों इस बेस पे। तो सर कंपनी और LLP में तो अगर का सवाल ही नहीं है। हाँ, वो जा सकती है, पार्टनर में अगर रजिस्टर्ड है तब तो रजिस्ट्रेशन आवश्यक ही है। जी सर। तो वहां तो वो लीगल रेमेडी में जा ही सकते हैं बेटा। जी सर। पार्टनरशिप में डिपेंड करेगा, जो आपने बताया बहुत अच्छा बताया कि भाई पार्टनरशिप में डिपेंड करेगा कि वेदर द पार्टनरशिप इज रजिस्टर्ड, तो उसके हिसाब से फिर उसको रेमेडी मिलेगी। तो सर इतना ये मैंने पहली बार आपको ये अंतर बताया है, मुझे नहीं लगता अब इसके बाद आपको इसके बारे में कुछ बचा होगा। थोड़ा बहुत मतलब जितना आवश्यक है पेपर में, इतना मैंने आपको जरूर बताया होगा। कोई शक हर्ष? संदीप? ये लीगल रेमेडी के बार रिपीट करना सर। ये कंपनी में तो भाई वो लिमिटेड लीगल रेमेडी डाल सकता कंपनी है। के खिलाफ कोई गलत काम करता है, कंपनी के खिलाफ कोई गलत काम करता है तो कोर्ट जा सकता है। हाँ जी। LLP में भी जा सकता है। हाँ जी। लेकिन अगर पार्टनरशिप के अगेंस्ट में कोई थर्ड पार्टी काम पूरा ना करे, तो क्या पार्टनरशिप कोर्ट में जा सकती है? तो हमने कहा डिपेंड करेगा कि क्या उसका रजिस्ट्रेशन है या ना है। अगर उसका रजिस्ट्रेशन ही ना है तो वो नहीं जा सकती। ठीक है जी। ठीक है हर्ष, यहाँ तक? शुभम? जी सर। ठीक है पलक जी? यस सर, थैंक यू सो मच। अब क्या हो गया? नहीं सर, कुछ नहीं, थैंक यू बोल रही थी। अच्छा, मैम कहीं लीव ही कर रहे हो? चलिए, उसके बाद साबिया जी ठीक है यहाँ तक? चलिए यस सर। आगे हमने बोला, अगला हमने आपसे डिफरेंस पूछा था शुभम, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट इंटू फैमिली, को ओनरशिप। तो इन सभी को हम 1 बाय 1 आपको बताते हैं। पर आपको ध्यान दिया होगा आपने पलक जी, हर्ष, हमने सारी चीज लिखवाने से पहले आपसे इन सब का मतलब समझाया है और समझाए, जिसकी वजह से आपको ये अंतर समझने में आसानी हो जाए। क्या ये सही बात है हर्ष? यस सर। चलिए, ऐसे ही बात है पलक? शुभम? हाँ जी सर। चलिए, तो सर मैं पहले मोटा मोटा आपको पार्टनरशिप के बारे में बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन एक बार जब मैं अंतर समझा रहा हूं तो एक बार और बता देता हूं। पार्टनरशिप के लिए एक्ट है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है।
इसमें मेंबर जो है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। कीवर्ड है इसका एग्रीमेंट, और की फीचर है इसका एजेंसी। पार्टनर आर द एजेंट ऑफ द फर्म, पार्टनर आर द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर, एंड मैंने बार बार बोला रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। हालांकि इसका इफेक्ट क्या है हर्ष नॉन रजिस्ट्रेशन का? सर नॉन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट ये है कि पार्टनरशिप फॉर्म में दूसरे पे सू नहीं कर सकते सर। इस वजह से इसका रजिस्ट्रेशन करवाना प्रैक्टिकली बहुत जरूरी, मतलब प्रैक्टिकली जरूरी है। थ्योरिकल तो मना किया हुआ है, थ्योरिकल नहीं बोला भाई तुम करवाओ, पर उसका साइड इफेक्ट इतना है कि फिर हमें करवाना ही पड़ेगा। ये मैं बोलना चाहता हूं। यहां तक ठीक है? चलिए अब हम बात करेंगे, पार्टनरशिप में बोल चुका हूं बेटा, और इसका अंतर मैं बताऊंगा आपको प्रोप्राइटरशिप से। तो सर पहला अंतर है कि प्रोप्राइटरशिप का कोई कानून ना है। पार्टनरशिप का कौन सा कानून है संदीप? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दूसरा, प्रोप्राइटरशिप क्रिएट होती है सिंगल मेंबरशिप से, जबकि पार्टनरशिप के लिए कितने मेंबर होना जरूरी है शुभम? 2। जबकि प्रोप्राइटरशिप सिंगल व्यक्ति भी कर सकता है। रजिस्ट्रेशन प्रोप्राइटरशिप का भी ऑप्शनल है। जब एक व्यक्ति है हर्ष, तो उसमें एग्रीमेंट का तो कोई जगह ही ना है, जबकि पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है सर। एग्रीमेंट कीवर्ड है, प्रोप्राइटरशिप के लिए तो एग्रीमेंट का कोई लेना देना ही ना है। इसमें प्रोप्राइटरशिप का फायदा क्या है हर्ष, ये बता दो। चलो पार्टनरशिप में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं हर्ष, ये बता दो। सर डिसीजन वहाँ पे मिलके म्यूचुअली बेसिस पे लिए जाते हैं सर। और प्रोप्राइटरशिप में डिसीजन सोल बेसिस पे लिए जाते हैं, यहाँ पे एक ही बंदा है तो फायदा क्या है उसमें प्रोप्राइटरशिप में? सर वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होने के चांसेस कम है, वहाँ पे मतलब कॉन्ट्राडिक्शन के चांसेस ही नहीं है, वहाँ पे तो कोई है नहीं। इट मीन्स डिसीजन टेक डिसीजन क्विकली, जबकि पार्टनरशिप में तो प्रस्ताव आएगा, बहस होगी, नफा नुकसान देखा जाएगा। प्रोप्राइटरशिप में तो सिंगल व्यक्ति ने डिसीजन लेना है, अच्छा हो बुरा हो, लाभ हो हानि हो, वो एक अलग बात है। और पार्टनरशिप का मैंने एक की फीचर बताया संदीप, म्यूचुअल एजेंसी। क्या प्रोप्राइटरशिप में ये इस कंसेप्ट की जगह है कोई शुभम, एजेंसी की? हर्ष? नो सर। करते सर। क्योंकि आदमी एक है तो एजेंसी का मतलब ही कहाँ आ गया? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे, कॉल आ गई थी सर। कॉल मत सुनो भाई। तो इसलिए तो सर जब तक कट किया तब तक सर प्लीज एक बार रिपीट कर दें। तो सर हमने कहा कि पार्टनरशिप का तो की फीचर एग्रीमेंट है जी सर। और उनका एक दूसरे के ब्याह पर काम करना है, जी जिसको हम म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। पर प्रोप्राइटरशिप तो सिंगल करता ही एक व्यक्ति है, जी सर। तो उसमें एग्रीमेंट का कोई लेना देना ना है और एजेंसी का भी कोई लेना देना ना है। ये मैंने बोलना चाहा। उसके बाद ये दोनों का अंतर मैंने अभी आपको बताया। अगला ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो सर इसका लॉ कौन सा है हर्ष? सर अनकोडिफाइड हिंदू लॉ। इसका लॉ हिंदू लॉ है।
पार्टनरशिप एग्रीमेंट से होता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली का एग्रीमेंट से कोई लेना देना है। पार्टनरशिप में एजेंसी होती है, एजेंट होते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कोई एजेंसी का कंसेप्ट ना है। वहां सब कुछ करता ही होता है। जो कुछ नफा नुकसान जो पे करेगा कौन करेगा? करता, जो हेड होता है। पार्टनरशिप में माइनर अलाउ किए जा सकते हैं। हाँ, पार्टनरशिप में माइनर अलाउ किए जा सकते हैं। जी सर। फीमेल अलाउ की जा सकती है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में वो आपकी फीमेल और माइनर को बिजनेस से दूर रखा गया है। पार्टनरशिप के मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं हर से? सर 20 सर। ज्वाइंट फैमिली में क्या 20 ही व्यक्ति हो सकते हैं? नो 15, सर। 25, 40, 50? नो सर। तो उसमें मेंबर लिमिट नहीं है। कोई लिमिटेशन नहीं है। वहां पे मेंबरशिप ज्वाइंट हिंदू फैमिली में बाय बर्थ होती है। पार्टनरशिप में स्टेटस का कोई लेना देना नहीं है, वहां एग्रीमेंट चलेगा। उसके बाद पार्टनर में अगर कोई पार्टनर मर जाए तो क्या उसका पार्टनरशिप पे, वो तो पार्टनरशिप से हट जाएगा ना, तो उसकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। क्या उसके मरने से उसके बच्चे वगैरह उसमें ऑटोमेटिक मेंबर बन जाएंगे हर्ष? नो सर। नहीं। जबकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में अगर कोई मर जाता है तो ऑटोमेटिक तो बन ज्वाइंट जाएंगे। हिंदू फैमिली में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एंड द लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप and co-ownership. So partnership is regulated, Partnership Act 1932. On the other side, co-ownership have no specific law. Partnership is based on agreement. On the other side, no place of agreement in co-ownership. Same, mutual agency is the keyword in the partnership. However, no place of mutual ownership, no place of mutual agency in case of co-ownership. And in case of partner have no right to partition the partnership, but in the co-ownership, Sandeep, I earlier said, in co-ownership, each co-owner have right to file a suit for partition. तो अगर आप एक फादर के 2 बच्चे हैं, फादर मर गया तो दोनों आधे आधे के हिस्सेदार हो गए, तो उनके पास दे आर को ओनरशिप, बट दे हैव ए राइट टू फाइल ए सूट फॉर पार्टीशन ऑफ हिज शेयर। चलिए सर, ये सारा हमने आपको अंतर बताने की कोशिश करी है। कोई डाउट हर्ष? सर मैं वो फर्म, कंपनी और एलएलपी में देख रहा था कि जैसे कि वहाँ पे एक ऑडिटिंग का पॉइंट भी हम ले सकते थे कि वहाँ पे फर्म का ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं है, बट जैसे कंपनी में ऑडिट करवाना पड़ता है और एलएलपी में भी ऑडिट ले सकते। प्रॉपर्टी का भी ले सकते हैं कि प्रॉपर्टी का ओनर कौन होता है वहाँ कंपनी में और एलएलपी में होता है।
वो तो सर हमने तो मिनिमम 7-8 बताए हमने तो सर मिनिमम आपको 7-8 बताए हैं कॉमनली। बाकी करने को तो पूरा भाई, जो आपका कंपनी एक्ट है 2013 वो एक तरफ रख लो, और पार्टनरशिप के जो सेक्शन 70 है उनको एक तरफ रख लो। सारे अंतर है एक दूसरे के अगेंस्ट में। हमने तो मिनिमम जो हम याद कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करी है। हमने आपको 10 बताए हर्ष, अगर आप 10 को याद करने की कोशिश करोगे जब जाके पेपर में 5-6 याद रह पाएंगे, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है ना। एक्सेस तो कितना ही कर लो, पर एक्सेस के लिए रिटेन रहना भी तो जरूरी है ना भाई, मेमोरी में रिटेन रहना भी तो जरूरी है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। चलिए, और कोई शुभम? सर पलक जी? चलिए, तो सर अभी अगर हम अपने इंडेक्स को देखें हर्ष, शुभम, तो हमने, आप अपना इंडेक्स देखिए पार्टनरशिप एक्ट में, 1 से लेके हमने 8 सेक्शन तक सारे कराए, 9 से लेके 17 ये चैप्टर मैंने अभी नहीं कराया। बाकी वे सेक्शन 18 से लेके 30 ये पूरा कराया, 31 से लेके फिर आपका 38 कराया सर। इसमें मैंने 36 नंबर का जरूरी है वो अभी नहीं कराया, 37-38 जरूरी ना है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म 39 से लेके 55 मैंने 45 तक कराए हैं। जी सर। इसमें 3 सेक्शन और काम के हैं, 48, एक 54 और 55, बाकी कोई काम के ना है। उसके बाद चैप्टर 7 रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, वो 56 to 59 कराए मैंने, और आगे चल के 69 और 70 कराए। बीच के सेक्शन कोई ज्यादा काम के नहीं है बेटा, पर प्री के पॉइंट के लिए आपको एक बार रीडिंग करनी है उनकी, मेंस में नहीं आएगा ये मैं बोल सकता हूं। चैप्टर 8 सप्लीमेंट्री, पब्लिक नोटिस देने का तरीका, ये मैंने कराया है, और बाकी आपका एक्ट कंप्लीट है, ये मैं बोलना चाहता हूं। अब मैं आपको कल अपना चैप्टर 3 सेक्शन 9 से लेके 17 इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, और अलग से 4 सेक्शन, सेक्शन 11, 36, 54 और 55 ये सेक्शन भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये 4 सेक्शन किससे रिलेटेड है हर्ष? ये 4 सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 27 किसकी बात करता है हर्ष? सर फ्रॉड के टाइप्स के बारे में। किसके? 5 टाइप्स आपने बताए थे उसमें। सेक्शन 27 बोलिए हर्ष, शुभम, पलक। तो सर सेक्शन 27 of the Contract Act speak about agreement to restrain the trade is void। अगर आप कोई, मैं आपके सामने एग्रीमेंट करूं शुभम कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा और आप लखनऊ में प्रैक्टिस मत करिए, और मैं आपको पैसे ना दूं, तो क्या आप मेरे खिलाफ
केस डाल के वो 5,000 रुपये 10,000 रुपये रिकवर कर सकते हो शुभम? हाँ सर, बट विथ एग्रीमेंट हुआ हो तब। एग्रीमेंट ही तो कह रहा हूं मैं आपसे। कर सकते हैं सर। नहीं कर सकते सर, विद एग्रीमेंट भी नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते सर। आप मेरे साथ ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते, मैं आपके साथ ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकता जो आपको व्यापार करने से रोकती हो। ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। सेक्शन 27 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है हर्ष? यस सर। परंतु पार्टनरशिप के सेक्शन 11, 36, 54 और 55, ये 4 सेक्शन कहते हैं कि पार्टनर, सेक्शन 11 की बात कर रहा हूं मैं, अगर 4 पार्टनर है शुभम, संदीप, पलक और हर्ष, तो ये बेटा एग्रीमेंट कर सकते हैं कि जब तक हम पार्टनर हैं हम कोई दूसरा धंधा नहीं करेंगे। ये एग्रीमेंट क्या माना जाएगा हर्ष? वैलिड सर। वैलिड माना जाएगा। और आराध्या जी, अगर हाँ जो जी है सर। एक पार्टनरशिप है आराध्या की, शुभम की, संदीप की, पलक की और हर्ष की, और आराध्या जो है उसमें से बाहर जा रही है, आउट हो रही है, तो बाकी पार्टनर के साथ मिलके ये एग्रीमेंट किया जा सकता है कि वो फर्म वाला काम एक सीमा के अंदर और एक टाइम के अंदर, वो सीमा और वो टाइम रीजनेबल होना चाहिए। तो कंडीशन लगा सकता है आराध्या वो काम नहीं करेगी। तो जी ऐसा सर। एग्रीमेंट क्या माना जाएगा आराध्या जी? ये भी वैलिड ही माना जाएगा सर। ये भी वैलिड माना जाएगा, परंतु अगर आराध्या को बोल दें कि भाई आप दिल्ली की पार्टनरशिप फर्म है हाँ जी। और आप पूरे पंजाब में या पूरे चंडीगढ़ में ये बिजनेस नहीं करेंगे या अगले 50 साल ये बिजनेस नहीं करेंगे, तो आराध्या जी बताइए कि क्या ये शर्त रीजनेबल है? नो सर, आई थिंक नो। 50 साल की शर्त लगाते हम। अभी हाँ पता जी। नहीं आराध्या कितनी उम्र की होगी, मुझे हाँ नहीं जी। पता। हाँ जी सर। 50 साल में तो हम ही लुढ़क लेंगे। हाँ जी। और हाँ जी सर। या हम ये कहीं पे पूरे चंडीगढ़ में काम धंधा नहीं करेंगे। हाँ अब जी। ये रहने वाली चंडीगढ़ की है, ऐसा तो हाँ जी। बनता है कि चलो आप इस सेक्टर में काम मत करो, इस जगह पे काम हाँ मत करना 2 साल के लिए, हाँ तो जी वो सर। तो एक रीजनेबल बन गया। पर अब यस सर। ऐसी शर्त लगा दो 50 साल, 25 साल, 40 साल, या पूरा हाँ जी। पूरे रीजन को रिस्ट्रिक्ट कर दो, हाँ पूरे जी। हरियाणा में आप ये काम नहीं करेंगे, हाँ जी। तो वो तो रीजनेबल नहीं हुआ ना सर। हाँ जी सर। तो जो शर्त हम लगाएंगे आराध्या के बाहर जाने पर हाँ वो जी। रीजनेबल होनी चाहिए, तो हमारा वो एग्रीमेंट वैलिड वैलिड। माना जाएगा। हाँ जी। बोलिए शुभम। सर जैसे मैं कोई क्वेश्चन सर, ये जो सेक्शन 11 है ये आप जो बता रहे हैं सर, ये वो आप एक केस एक दिन राइज किए थे मोरी बीबी और से धर्मदास पे ही आधारित है क्या सर? नहीं सर, वो उसके तो ये इसमें तो माइनर का तो आया ही नहीं 11 में बेटा। पहली बात, पार्टनरशिप का सेक्शन 11 बोल रहा हूं भाई। नहीं सर, वैलिड की बात होती है तो सर कहीं अगर रीजनेबल वो देते हैं ग्राउंड पे तब माना जाएगा। समझा नहीं मैं इसको आपका क्वेश्चन सर। जैसे धर्मदास में रीजनेबल उन्होंने नहीं ग्राउंड दिए थे, अगर ग्राउंड रीजनेबल देते तब क्या वो माना जा सकता था, वैलिड था? सर उनका तो रीजनेबल का कोई मतलब ही नहीं था, वो तो माइनॉरिटी पे खत्म हुआ था ना सर। हाँ सर, तो लेकिन यहाँ तो मैंने माइनर का बोला ही नहीं कुछ। वो
तो ये कहा कि अगर आप, मैं आपको रोक दूं कि भाई पूरे लखनऊ में आप जो है अगले 50 साल ये काम नहीं करोगे, तो वो तो सही नहीं है ना। मैं आपको बोलूं कि भाई आप लखनऊ के एक एरिया में 2 साल तक जो हम दोनों मिलकर धंधा कर रहे थे वो अगले 2 साल तक तुम नहीं करोगे, तो ये सब तो रीजनेबल है। ठीक है राधा? यस सर, यस सर, यस सर। हर्ष? जैसे सर इसमें जो सेक्शन 11 है वो भागीदारों के अधिकारों और कर्तव्यों के अवधारण के कल से सारी है। पढ़ेंगे शुभम जी, कल सारा पढ़ेंगे, चिंता ना करो। हाँ सर। और आखिरी है आराध्या कि हाँ जी पार्टनरशिप सर। थी 7 बंदों की, हाँ हर्ष, जी, पलक, संदीप, शुभम, आराध्या, गुनिया और मैं। हम 7 बंदों की पार्टनरशिप थी और हम जो है एक समय के बाद फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। हाँ जी, हम सबने मिलकर एग्रीमेंट करा जी, कि एक अगले पर्टिकुलर टाइम और अगले पर्टिकुलर रीजन में हम प्रेजेंट काम धंधा नहीं करेंगे, कोई भी 7 आदमी। हाँ जी, तो दिस एग्रीमेंट इज आल्सो वैलिड इफ यस, द टर्म कंडीशन इज रीजनेबल। हाँ जी, मैं ये समझाना चाहता हूं शुभम, सेक्शन 11 बात करता है पार्टनरशिप में रहते हुए आप कोई काम नहीं करोगे, ऐसा एग्रीमेंट। सेक्शन 36 ये समझाता है हर्ष कि अगर पार्टनरशिप से एक पार्टनर निकल जाए तो उसको रोका जा सकता है काम धंधा करने से, बशर्ते कि वो शर्त रीजनेबल हो, आराध्य है। हाँ जी और सर। 54 ये कहता है कि पूरी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई तो सभी मिलके भी एग्रीमेंट कर सकते हैं एक जिसमें रीजनेबल टर्म कंडीशन हो कि हम ये काम धंधा नहीं करेंगे। एंड द 55 स्पीक, अगर हमारी पार्टनरशिप की कोई रेपुटेशन बन गई और हम उसको हर्ष को बेचना चाहते हैं, हर्ष उसको खरीदना चाहता है, तो हम हर्ष को अपनी रेपुटेशन तो बेच देंगे, पर अगर हम इनके साथ शर्त लगा दें कि आप हमारी रेपुटेशन वाले नाम के साथ, गुडविल के साथ काम धंधा तो करिए पर गुड़गांव में मत करिए 2 साल, तो ये टर्म कंडीशन भी, ये एग्रीमेंट भी जायज माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। ये 55 है। तो ये चारों सेक्शन हर्ष सेक्शन 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक्सेप्शन है। अब ठीक है राधा जी यहां तक? यस सर, यस सर। हर्ष? यस सर। चलिए सर आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।